हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 7 रोटेशन का आखिरी पॉइंट आर्टिकल नंबर 7.14 रोलिंग मोशन। और यह हमारा मतलब है हमेशा विदाउट स्लिपिंग से, जिसे कि हम प्योर रोलिंग मोशन कहते हैं। इसके चैप्टर के बेसिक्स में इसके बारे में बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। लिख दीजिए कि व्हेन द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is 0, resultant sliding velocity of the point of contact is 0, then the motion is called pure rolling motion. The motion is called pure rolling motion. इस पे हमने बात की थी कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, पर इसे घूमते घूमते आ रही है। ये घूमते घूमते आ रही है, पॉइंट पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, घूमते घूमते नीचे आ रही है। इसमें ओमेगा है। इसका सेंटर ऑफ मास में ट्रांसलेशन भी हुआ है, और ये नीचे भी आई है प्योर रोलिंग, जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 होती है जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे गुजरने वाली जो लाइन होती है ना, उस लाइन को हम बोल देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। खैर उसकी बात नहीं करें, कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो आगे लिख दीजिए रोलिंग इज इक्वल टू रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ये रोटेशन भी हो रहा है और आगे भी आ रहा है। तो रोलिंग इज कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो यहां जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसको हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास से जज कर सकते हैं। लिख दीजिए ट्रांसलेटरी मोशन of a system of particles can be completely described by the motion of center of mass. Translatory motion of a system of particles can be completely described by the center of mass. तो इसके जब हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे ना कि इसकी जगह बदली है, तो हम केवल सेंटर ऑफ मास को एज अ पॉइंट ऑफ मास देखते रहेंगे और केवल उसकी जगह बदल गई तो ट्रांसलेशन हो गया। पूरी बॉडी को मत देखिए, सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखिए और उसी की वेलोसिटी को देखिए बस। और इसी तरह अगर रोटेशनल मोशन की बात कर दें तो लिख दीजिए रोटेशनल मोशन इज अबाउट अ सिमेट्रिकल एक्सिस। रोटेशनल मोशन इज अबाउट अ सिमेट्री एक्सिस थ्रू कॉम से गुजरने वाला जो सिमेट्री एक्सिस है उसके अबाउट रोटेशन की बात करते हैं। तो ये दोनों मोशन बॉडी में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ये किसी बॉडी में आगे भी जा रही है बॉडी, हमने एक बॉल को लिया और जमीन पे लुढ़का दिया, तब बॉडी जमीन पे आगे भी जा रही है और घूम भी रही है। उसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है क्योंकि वो यहाँ थी और वहां पहुंच गई और वो घूमती घूमती भी जा रही है। अगर गिराते समय उस पर उंगलियों से टॉर्क लगा दी, एक तो होता है उसे फेंका, अगर फेंका तो हमने उसे टॉर्क नहीं लगाई तो हमने रोटेशन पैदा नहीं की। जमीन का फ्रिक्शन भले ही पैदा कर दे। तो चलिए लिखिए अब क्वेश्चन लिख दीजिए अ बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी on a rough horizontal floor such that initially its motion is purely sliding। हमने तो उससे कोई इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट की थी, उस पर टॉर्क नहीं लगाई थी। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि while throwing no torque was applied on it। फेंकते से हमने उस पर कोई टॉर्क नहीं लगाई थी। तो बस डिस्कस इट्स मोशन until it becomes pure rolling motion। discuss its motion until it becomes pure rolling motion। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की थ्योरी में तो ये बातें नहीं दी हैं, पर क्वेश्चंस में ये सब बातें आ रही हैं, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो शुरू में क्या हुआ कि मैंने फेंकते समय इसको ऐसे फेंका, उंगलियों से फेंकते समय कोई टॉर्क नहीं लगाई, तो कहीं भी कोई रोटेशन नहीं था, इसमें केवल ट्रांसलेटरी वेलोसिटी थी, स्लाइडिंग वेलोसिटी थी।
तो मान लीजिए ट्रांसलेटरी वेलोसिटी इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, ये इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, पर क्योंकि मोशन आगे है इसलिए फ्रिक्शन पीछे है। ऐसा डायग्राम बना के लिख दीजिए, मोशन इज फॉरवर्ड सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज बैकवर्ड। स्लाइडिंग मोशन फॉरवर्ड है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड्स है। और अब जो फिर फ्रिक्शन की टॉर्क है, फ्रिक्शन की टॉर्क तो इधर काम करेगी ऐसी, फ्रिक्शन टॉर्क इसमें ऐसा ओमेगा लाएगी, लिख दीजिए फ्रिक्शनल टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी इन द डायरेक्शन शोन। फ्रिक्शन की टॉर्क तो इस पॉइंट को यहां घुमाना चाहेगी ना, तो एक्चुअली हर पॉइंट में दो वेलोसिटी होती हैं, एक तो जो सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी है और एक ये आर ओमेगा वाली वेलोसिटी है। हर पार्टिकल में, इस बॉडी के हर पार्टिकल की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन एंड द एंगुलर मोशन। लिख दीजिए रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, resultant velocity of any particle on the body is the resultant of VCM and R omega। VCM पे भी वेक्टर साइन लगा दें, R ओमेगा पे भी वेक्टर साइन लगा दें। एक एंगुलर मोशन के कारण वेलोसिटी है और एक ट्रांसलेटरी मोशन के कारण वेलोसिटी है। हर पार्टिकल में ये दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, तो किसी भी पार्टिकल की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ये है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी VCM माइनस आर ओमेगा है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको P लिख लेता हूं मैं, P नॉट लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ P नॉट जो है वो VCM माइनस आर ओमेगा है। शुरू में तो इसमें खाली VCM थी, फ्रिक्शन के टॉर्क ने इसमें एंगुलर मोशन पैदा किया। अब खैर थोड़ी और देर बाद बात करें तो शुरू में VCM बहुत ज्यादा है और अभी मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी हल्की सी पैदा हुई है। थोड़ी देर बाद ये फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन चूंकि मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन के फोर्स के कारण ये कम हो जाएगा और फ्रिक्शन की टॉर्क के कारण ये बढ़ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लिख दीजिए ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन translatory motion is retarded. Due to force of friction, translatory motion is retarded. So VCM goes on decreasing. And due to torque of friction, the angular velocity goes on increasing. फ्रिक्शन का टॉर्क है, उसके कारण एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है until the resultant velocity of the point of contact becomes 0. फाइनली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बस नाउ द मोशन विल बिकम प्योर रोलिंग। तो ये बातें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इन पे डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है। थियरी पूछ लें तो अलग बात है, इन पे डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। हल्का सा फील आया कि हाँ प्योर ट्रांसलेटरी मोशन से ये प्योर रोलिंग मोशन में कब कैसे कन्वर्ट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की पहले कुछ वेलोसिटी थी और बाद में वो 0 हो गई। एक बार वो 0 हो गई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी, उसके बाद फ्रिक्शन बिकम्स इनएफेक्टिव। लिख दीजिए नाउ फ्रिक्शन बिकम्स इनएफेक्टिव because there is no relative motion between the point of contact. There's no relative motion between the point of contact of the body with the floor. बॉडी का फ्लोर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसमें कोई स्लाइडिंग मोशन नहीं है, तो फ्रिक्शन इज 0, तो फ्रिक्शन बिकम्स इनएफेक्टिव। इसलिए इसके बाद अगर फ्लोर स्मूथ भी हो जाए ना, लिख दीजिए इवन इफ द फ्लोर नाउ बिकम्स स्मूथ,
even if the floor now becomes smooth, the floor will support pure rolling motion. मतलब बॉडी अब प्योर रोलिंग मोशन करती ही चली जाएगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनर्शिया के मारे। ट्रांसलेटरी मोशन को रोलिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए रफ फ्लोर की जरूरत थी। शुरू में फ्रिक्शन इनइफेक्टिव नहीं था, क्योंकि शुरू में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो जमीन पे घिसट रहा था। एक बार वो घिसटना, टायर जब था ना, तो टायर के स्किड मार्क्स पड़ रहे थे। एक बार जब वो घिसटना बंद हो गया ना, फिर इनर्शिया के कारण प्योर रोलिंग मोशन मेंटेन रहेगा। पॉइंट, इसीलिए तो म्यू आर को हम जीरो कहते थे ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर रोलिंग, म्यू आर, रोलिंग फ्रिक्शन जीरो। खैर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग मोशन पॉसिबल है। ओके, अब इस बीच मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी VCM और R ओमेगा का रिजल्टेंट होती है, उसकी एक जनरल रिजल्ट लिख लेते हैं। हेडिंग दे दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये जनरल एक्सप्रेशन या वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ जनरल पॉइंट, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑन अ बॉडी इन प्योर रोलिंग, ऑन अ बॉडी इन प्योर रोलिंग। ये वो P0 पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये VCM है, और ऐसा इसमें ओमेगा है, और ये पॉइंट में भी P2 है, ये P3 है, हो सकता है चलो ये P टॉप है। ऐसे कई पॉइंट्स हैं और मुझे इनकी वेलोसिटी निकालनी है। ऑफ कोर्स मैं उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हूं। मैं बार बार वो सब तो लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता कि इसका VCM और R ओमेगा का रिजल्टेंट, उसका जो कंक्लूजन आ रहा है वो मैं आपको दे रहा हूं। अगर मुझे कुछ जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट P की वेलोसिटी निकालनी है, मान लो ये, तो तुम PO को P से ज्वाइन करो, इसको रेडियस ले लो, ये जनरल पॉइंट P है, ऐसा ही लिख दो, डायग्राम में बना दो, और लिख दो कि VP is equal to R omega. So R is PPO into omega, बस। और इसकी डायरेक्शन है हमेशा, ये P की वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू PPO। आपको जिस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है ना, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दो। अब ये इस रेडियस में घूम रहा है, ये जो पॉइंट है ना, ये इस रेडियस में घूम रहा है। हर पॉइंट अभी भी सर्किल में घूम रहा है, पर सारे डिफरेंट सर्किल्स में घूम रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये जिस सर्किल में घूम रहा है उसका रेडियस ये है और इसकी वेलोसिटी यहाँ है। ये जो पॉइंट है ना, इसका सर्किल अलग ही है, वो सर्किल का रेडियस ये है। ये जो पॉइंट है उसका रेडियस ये है। जब प्योर रोलिंग में बॉडी आ चुकी है तो ओमेगा तो सबका, खैर ओमेगा तो सबका सेम है, ओमेगा सबका सेम है, रेडियस सबका अलग अलग है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। वेलोसिटी की डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। इसलिए मैं तुम्हें VC दिखा देता हूं क्या है। C जो पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी है P0 C इंटू ओमेगा, तो वो हो जाएगी बस वही R ओमेगा। सेंटर की तो वेलोसिटी R ओमेगा होनी ही चाहिए, सेंटर की वेलोसिटी तो R ओमेगा है ही। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, मान लीजिए ये पॉइंट है कुछ P4, तो ये रेडियस लेना पड़ेगा आपको। आप वेलोसिटी जब P4 की लोगे ना, तो ये रेडियस लेना पड़ेगा आपको, P0 P4 इंटू ओमेगा, और ये अगर R है और ये R है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा R√2 इंटू ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आएगी, ये इसकी वेलोसिटी आएगी P4 की, ये इसका रेडियस है और ये इसकी वेलोसिटी है। सारे पार्टिकल, प्योर रोलिंग को एक्चुअली विजुअलाइज करना बड़ा टफ है, और उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। तो हम इसमें अगर ये बोले कि हर पार्टिकल अपने अलग अलग सर्किल में चल रहा है, तो इसका विजुअलाइजेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सबका रेडियस अलग है,
और अगले इंस्टेंट उसका रेडियस फिर और चेंज भी होता जा रहा है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होती जा रही है, पर हमें कोई खास मतलब नहीं है, हमारे लिए इसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी r ओमेगा है, बात खत्म। ये डिस्टेंस r√2 है, तो r√2 इंटू ओमेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी टॉप की, जो टॉप पे पॉइंट है ना, ये जो टॉप पे पॉइंट है इसकी वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा p0 pt ओमेगा, और ये है 2r, तो ये है 2r इंटू ओमेगा, यानी 2vcm। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी प्योर रोलिंग में होती है जब बॉडी प्योर रोलिंग में होती है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी डबल होती है। जब सेंटर C का डिस्टेंस चलेगा ना, और यदि हम यहां से एक रस्सी खींच रहा हूं, तो रस्सी अगर ये L का डिस्टेंस चलेगा ना, C वाला पॉइंट, तो रस्सी यहां से जो खुलेगी उसकी लेंथ 2L होगी, क्योंकि हर वो पॉइंट जो यहां से गुजर रहा है उसकी वेलोसिटी सेंटर की तुलना में डबल है। सेंटर पे मतलब पूरा एक वेलोसिटी ग्रेडियंट बन जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी वेलोसिटी है 0, मे बी इसकी वेलोसिटी है r/2 ओमेगा, इसकी वेलोसिटी है r ओमेगा, मे बी इसकी वेलोसिटी है 3/2 r ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी है 2 ओमेगा, सॉरी 2r ओमेगा, यानी 2vcm। टॉप मोस्ट पॉइंट कहीं पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। इसकी वेलोसिटी है r√2 ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी भी है r√2 ओमेगा। ऐसा ये एक सर्किल रिवाइज कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने समरी में शॉर्ट नोट्स में बना लीजिएगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी है vcm माइनस r ओमेगा होती है वैसे तो, और अगर प्योर रोलिंग का ही केस आएगा आपको, तो बस प्योर रोलिंग का ही केस आएगा। प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसमें v और r ओमेगा बराबर हो जाते हैं, तभी तो वो विदाउट स्लिपिंग कहा हमने, स्लिप नहीं हो रही विदाउट स्लिपिंग। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बचेगी तो रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगी। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी बैकवर्ड हो जाएगी तो रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग हो जाएगी। परंतु न तो हमें रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग में इंटरेस्ट है, न हमें रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग में इंटरेस्ट है, हमें सिर्फ प्योर रोलिंग में इंटरेस्टेड है। और वहां VCM जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसकी टोटल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि उस समय VCM इज इक्वल टू r ओमेगा हो जाता है, दैट्स इट। हमें चूंकि इसकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, इसलिए जो अभी तक बातें की तमाम बातें यूजलेस है, मेनली एसेंशियली यूजलेस है। अब हेडिंग दे दीजिए काइनेटिक एनर्जीज इन प्योर रोलिंग। असली तो अब काम की बात है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, काइनेटिक एनर्जीज प्योर रोलिंग, काइनेटिक एनर्जीज इन प्योर रोलिंग। जब प्योर रोलिंग है तो मैं नंबर 1 तो पढ़ रहा हूं, इसमें ट्रांसलेशन तो हो ही रहा है, तो मैं एक ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, और वो हो जाएगा हाफ mv², और ऑफ कोर्स वो हाफ mvcm²। ट्रांसलेशन के लिए तो बस सेंटर ऑफ मास को देखना है कि पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है। मैं तो पूरी बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को इमेजिन करने के बजाय उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन को इमेजिन कर रहा हूं, जहां के सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बात खत्म। अब आ रही है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और इस समय जो I आपको लेना है वो cm के अबाउट ही लेना है। ये जो I cm है ना, आपको उसी के अबाउट लेना है। और अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो v को r ओमेगा आप लिख ही सकते हैं, तो ओमेगा की जगह मैं v/r लिखना चाहता हूं। हाफ I को चाहो तो आप mk² लिख दो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि I is to be taken about center of mass। इसीलिए मैंने ये वाली यहाँ वाली कुछ डेफिनेशन अवॉइड कर दी थी। सेंटर ऑफ मास के अबाउट केवल ये ओमेगा घूम रहा है, ऐसा ही केवल विजुअलाइज करिए। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि आपको लगता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लेना है, वो अप्रोच भी सही है, पर हम उस बारे में बात नहीं कर रहे ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना हो।
आई आपको सब आपको केवल सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेना है। अब v होता है r ओमेगा, तो मैं ओमेगा की जगह लिख सकता हूं v बाय r, तो हो जाएगा हाफ m k स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। r अब चलो ये लिख लिया स्मॉल r, तो हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर इंटू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। कभी हम छोटा r लिख देते हैं, कभी बड़ा r लिख देते हैं, जो आपकी मर्जी में आए कर लीजिए, सब एक ही बात है, फिलहाल कोई फर्क नहीं। आप किसी एक की आदत डाल लें तो अच्छा है। ये v से मेरा मतलब हमेशा VCM ही होगा। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ mv स्क्वायर इंटू 1, और जो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ mv स्क्वायर इंटू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दम चाहिए, स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो आपको सबके k स्क्वायर बाय r स्क्वायर जल्दी से इमेजिन करते आने चाहिए। सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर में s जरूर आएगा, तो 2/5 mr स्क्वायर, तो सॉलिड स्फीयर का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आ जाएगा 2/5। ठीक है, मैंने ये पढ़ा कि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर इंटू 1, और अब दोबारा मैं डेरिवेशन को रिवाइज नहीं करूंगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है, और थोड़े से डेरिवेशन के बाद, थोड़े से रीअरेंजमेंट के बाद वो हाफ mv स्क्वायर इंटू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर भी होती है। अब हम बात कर रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की तो बात ही नहीं कर रहे, टोटल काइनेटिक एनर्जी कायम है इन प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो आप ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस हाफ mv स्क्वायर इंटू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो जो टोटल के ही हो जाएगी प्योर रोलिंग में, वो हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। और आर आप स्मॉल ले रहे हैं कि कैपिटल ले रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये v जरूर ऑफ कोर्स VCM है। और I जो आपने लिया था बेसिकली वो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर निकालने के लिए, वो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर निकालना हो तो जो जिस भी बॉडी की आप बात कर रहे हैं, या तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइंड हो, नहीं तो जो उसका नेचुरल एक्सिस है ना, जो किसी भी बॉडी में पहला फॉर्मूला आप पढ़ते हैं I का, उसको mk स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए। किसी भी बॉडी में I का जो आप पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे रिंग में mr स्क्वायर, या डिस्क में हाफ mr स्क्वायर, या सॉलिड स्फीयर में 2/5 mr स्क्वायर, इसको तुम mk स्क्वायर से इक्वेट कर दो, इससे k स्क्वायर बाय r स्क्वायर निकाल लेना। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी समरी ये है कि जो ट्रांसलेटरी वाली है वो है हाफ mv स्क्वायर इंटू 1, ये हमारी समरी है, और जो रोटेटरी है वो है हाफ mv स्क्वायर इंटू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और जो टोटल है वो है हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। बस आप तो इस पर ध्यान दीजिए। प्योर रोलिंग मोशन में अगर मैंने काम की बात कुछ बताई है अभी तक, तो वो यही है। या तो ये बताइए प्योर रोलिंग मोशन में ये डायग्राम जो बनाया था, ये 0 वाला और ये 2v वाला, एक तो वो काम का था, दूसरे ये काम का है, बस। प्योर रोलिंग मोशन के क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग है, PYQ उठा के देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे ना बने। ये चैप्टर का नोशन है कि ये टफ है, IIT लेवल पे ये चैप्टर टफ है, जेई मेन लेवल पे ये चैप्टर टफ नहीं है, नीट लेवल पे ये चैप्टर टफ नहीं है, PYQ में अधिकांश क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल थोड़े ज्यादा इनोवेटिव आते हैं, इसके सवाल तो डायरेक्टली बस इसी पर बेस्ड आते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं है आपको। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो सबसे सही तरीका है सीधे PYQ में चले जाओ, और अगर उसके 50-60% पहली बार में ही आपसे बन जाते हैं, इसका मतलब सब सही है। बाकी भी दूसरी तीसरी बार में अपने आप ही बन जाएंगे, आपसे कुछ करना नहीं है। पहली बार में जो बन रहे हैं देखते ही साथ वो कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, 10 दिन बाद करेंगे तो कुछ और भी बन जाएंगे आपसे। जो नहीं बन रहे उनकी वजह से हम एकदम से एक क्वेश्चन नहीं बनता तो हमारा पैनिक शुरू हो जाता है, वो काफी गड़बड़ बात है, बस वो नहीं करनी है आपको। शुरू में जो बन रहा है उसकी खुशी तो मना लो यार कुछ दिन, रोने को तो उम्र पड़ी है, रोना ही है।
जो एक दो सवाल बने उसकी खुशी तो मनाओ, उसकी खुशी में अगला भी बन जाएगा मोमेंटम में। खुश रहोगे तो खुश होने का इनर्शिया आएगा, फिर तुम्हारा मन करेगा खुश ही रहो। चलिए, ऑल राइट। सो काइनेटिक एनर्जी, अब मैं इसके वेरियस रेशियोज बता सकता हूं आपको। जो वेरियस रेशियोज हैं, अगर मान लो वो कहता है ट्रांसलेटरी अपॉन टोटल, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेटरी में आएगा 1 और टोटल में आएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर में हर एक में से कैंसिल कर दूंगा। ऐसे ही रोटेशनल अपॉन अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल के नाम पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा और टोटल के नाम पे ये आएगा। हाफ एम वी स्क्वायर ऊपर नीचे से कैलकुलेट कर दिया, रेशो ले रहा हूं ना। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं इस पे, मस्त सवाल बनते हैं आपसे इस पे, काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैथमेटिकल पार्ट है, जहाँ इक्वेशंस हैं, जहाँ एक्सप्रेशंस हैं, वही मेनली इंपॉर्टेंट है, और जहाँ थियोरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स में। एग्जाम्पल 7.16 लिख रहे हैं सीधे। एग्जाम्पल 7.16 कहता रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। दे रोल डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। नहीं, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन तो हो ही नहीं सकता विदाउट स्लिपिंग। ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहां से ये एक एक करके रोल करके आ रहे हैं, यहां से एक एक करके रोल करके आ रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी सबकी 0 है। एक बार रिंग को छोड़ा, एक बार सिलेंडर को छोड़ा और एक बार स्फीयर को छोड़ा। ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेंडर है कि स्फीयर है, यहाँ गलती होने की संभावना है। कहीं और दिमाग इन्वॉल्व होता है तो सारा दिमाग यहां से हट जाता है कि ये सिलेंडर था कि ये स्फीयर था। रेडियस भी इसने सेम दिया है। मास के बारे में शायद कोई बात नहीं की है, कहता है किस बॉडी की नीचे आने पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर प्योर रोलिंग है इंक्लाइंड प्लेन पे, अगर प्योर रोलिंग है इंक्लाइंड प्लेन पे, तो स्मूथ प्लेन पे तो पॉसिबल ही नहीं है। ये एक लाइन लिख दीजिए, प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां नीचे एक फोर्स काम करता रहता है, mg sin थीटा। लिख दीजिए, बिकॉज mg sin थीटा will create accelerated motion in the point of contact. अगर रफ नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इंक्लाइंड प्लेन पे mg sin थीटा के कारण पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक्सिलरेटेड मोशन रहने की संभावना है, और हम तो चाहते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे आ जाए। So the inclined plane should be sufficiently rough, very rough, quite rough. अच्छा खासा इसका म्यू होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा टाइप का म्यू होना चाहिए टू सपोर्ट प्योर रोलिंग। अगर प्योर रोलिंग आप चाहते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे हो, तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन कैन नॉट सपोर्ट प्योर रोलिंग। म्यू होना चाहिए ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg sin थीटा को कैंसिल कर दे। यहां पे क्या होता है, अभी भी जब प्योर रोलिंग हो रही होती है ना, फाइनली किस तरह से होती है हमें ज्यादा नहीं मालूम। हमें एक ही कंक्लूजन आया, एक ब्रैकेट में कंक्लूजन पहले आप लिख दीजिए कि प्योर रोलिंग इज पॉसिबल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। प्योर रोलिंग इज पॉसिबल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, but is not possible on a smooth inclined surface. But is not possible on a smooth inclined surface. बस
अब यहाँ पे क्या होता है, इंक्लाइंड सरफेस पे अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन हो तो प्योर रोलिंग संभव हो जाती है। हमारे को तो प्योर रोलिंग के नाम पे एक ही बात समझ में आनी चाहिए कि जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो उसकी वेलोसिटी जीरो हो, वो यहाँ फिर हो जाता है। अगर फ्रिक्शन अच्छा खासा है तो नीचे भी एक फोर्स है, ऊपर भी एक फोर्स है, ठीक है ना। लिख दीजिए कि प्योर रोलिंग इज पॉसिबल, प्योर रोलिंग अकर्स ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन when pure rolling occurs on a rough inclined plane when the instantaneous point of contact is at rest। जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो तब वो रेस्ट पे हो, और यहां वो हो जाता है। बट इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि अब की बार मैं ये तो नहीं कह सकता कि फ्रिक्शन इनइफेक्टिव है, क्योंकि मैं कह तो रहा हूं कि फ्रिक्शन mg sin थीटा के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, पर फ्रिक्शन अब की बार स्टैटिक फ्रिक्शन है। लिख दीजिए here the friction involved is static friction, because the point of contact is at rest। भाई मोशन क्रिएट करने के लिए एक फोर्स है mg sin थीटा, ये mg sin थीटा मोशन को क्रिएट कर रहा है, तो फिर उसको रोकने के लिए भी एक फोर्स है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो फ्रिक्शन जीरो ही था, यहां स्टैटिक फ्रिक्शन है। और सबसे बड़ी बात है, जो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जीरो, क्योंकि तब उसकी वेलोसिटी जीरो है ना। लिख दीजिए द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो, पर वर्क डन जीरो है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट under the influence of the force of static friction is zero। Displacement in the point of contact under the influence of force of static friction is zero। ये सारी बातें आप दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे तो चल जाएगा, आपको रीजन कोई नहीं चाहिए। बट इंटरेस्टिंग बात ये चाहिए कि यद्यपि ये रफ सरफेस है पर फ्रिक्शन एनर्जी नहीं खाता। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमें सिर्फ इसके कंक्लूजन से में मतलब है कि अभी फ्रिक्शन एनर्जी नहीं खा रहा, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी अभी भी थ्रू आउट द जर्नी कंजर्व्ड। ऐसे बड़ा बड़ा लिख दीजिए, ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन इन प्योर रोलिंग मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, थियोरी के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और इस समय डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो भी अलग से लिख देते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अप द प्लेन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अप द प्लेन ही होती है, चाहे बॉडी नीचे आए चाहे बॉडी ऊपर जाए। अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अप द प्लेन होती है। mg sin थीटा नीचे है, तब यहां तो कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर है ही, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन अप द प्लेन ही है। पर फिर भी वो कोई वर्क नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये फोर्स काम कर रहा था उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। वो तो किसी और कारण से आगे चला गया, वो फ्रिक्शन के फोर्स ने तो उसे नहीं चलाया, स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स ने तो नहीं चलाया। रीजंस खैर भूल जाइए, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर प्योर रोलिंग है तो एनर्जी कंजर्व है, बस। सो लिख दीजिए कि P lost for all the bodies is equal to same, equal to mgh, अगर उनका मास सेम है तो। जो P lost है वो mgh है, जो P lost है वो हर बार सेम है और वो mgh है। And total Ke at the bottom also is same for all the bodies। Total Ke at the bottom also is same for all the bodies, because P lost is equal to Ke gained। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो P lost is equal to Ke gained, तो आप mgh is equal to half mv square into 1 plus k square by r square हर बार कह पाएंगे।
और m को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आ जाएगा। जब बॉडी रोल करती हुई आ रही है तो v रोलिंग इज इक्वल टू v स्लाइडिंग अपॉन √1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्योंकि स्लाइड करते हुए बॉडी नीचे आती तो उसकी वेलोसिटी √2gh होती। अगर बॉडी स्लाइड करते हुए नीचे आती तो उसकी वेलोसिटी √2gh होती। ये अब वेलोसिटी उससे तो थोड़ी तो कम ही आएगी। वेलोसिटी रोलिंग विल बी लेस देन वेलोसिटी स्लाइडिंग, क्योंकि जब बॉडी रोल करती हुई आ रही है तो उसकी कुछ एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी तो चली गई है। रोल करते करते जब बॉडी नीचे आएगी तो नीचे आने पर उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, because v rolling is less than v sliding, because a part of the kinetic energy also goes as rotational kinetic energy. तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अब थोड़ी कम होती है। अगर स्लाइड करते हुए आता तो पूरी की पूरी जो mgh लॉस्ट है वो हाफ mv स्क्वायर होती है, तो v ज्यादा होती है। अब चूंकि आंसर कम आना है तो हम 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और क्योंकि पहले से ही फॉर्मूले में रूट था तो ये वाला पूरा टर्म भी रूट के अंदर आएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gh होता है। अब आंसर थोड़ा छोटा आना है तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर से डिवाइड करो, और पहले से फॉर्मूले में रूट है तो पूरा रूट के अंदर है, ऐसा ध्यान रखना है। खाली ऊपर रूट नहीं है, खाली यहाँ रूट नहीं है, यहाँ भी रूट है, पूरे में रूट है, बड़ा रूट है। बस नीचे p lost by each is same, k gained by each is same, ट्रांसलेटरी ke gained by each is not same। लिख दीजिए टोटल ke gained by each is same, total ke gained by each is same, the translatory ke gained by each is not same, and the rotatory ke gained by each is not same। जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हर एक ने गेन की है वो सेम नहीं है, जो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी गेन की है वो सेम नहीं है, पर टोटल काइनेटिक एनर्जी हर बार सेम है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यद्यपि रफ फ्लोर है, फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन रफ है, फिर भी आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा पा रहे हैं। क्यों लगा पा रहे हैं ये दोबारा आपको अपने आप को बताने की जरूरत नहीं है। अगर प्योर रोलिंग है तो बस एनर्जी कंजर्व रहती है, चाहे हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो चाहे इंक्लाइंड प्लेन। हाँ, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है, सफिशिएंटली रफ होना चाहिए, अच्छा खासा रफ होना चाहिए, पर एनर्जी फिर भी कंजर्व्ड है। अगर ये प्योर रोलिंग है तो मस्त सवाल है, बेहतरीन थ्योरी का सवाल बनता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं, या बोलेगा इन तीनों के नीचे के कितनी, के का रेशो क्या होगा, तो आंसर है 1:1:1। खाली भी के बोलता है ना तो उसका मतलब है टोटल के। अब उसने वेलोसिटी के बारे में पूछा था तो मैं निकाल सकता हूं वेलोसिटी। अगर रिंग की चाहिए तुम्हें तो ये है √2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। रिंग के केस में तो जो जो बेसिक फॉर्मूला आता है मेरे को उसको k स्क्वायर से m स्क्वायर से इक्वेट करना है, इसलिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 आ गया। ये पहला केस हो गया। अगर मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करता हूं, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड सिलेंडर का सेक्शन है डिस्क। ओके, ऐसे ही लिख देता हूं, ये डिस्क की मैं बात कर रहा हूं यार तुमसे। और डिस्क में तो पहला फॉर्मूला ये आता है, तुम इसे m स्क्वायर से इक्वेट कर रहे हो, तो डिस्क में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1/2 आता है। इसलिए सॉलिड सिलेंडर के केस में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी √2gh अपॉन 1 प्लस 1/2। अब जो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है वो 1/2 है, तो नीचे 3/2 हो जाएगा। सॉलिड सिलेंडर के केस में वेलोसिटी आ जाएगी 4/√3gh। रिंग की है √gh और ये है 1.33 का रूट gh। और थर्ड केस में देख लेता हूं, सॉलिड स्फीयर ध्यान से देख लेता हूं। तो स्फीयर में तो मुझे पता ही है 2/5 mr स्क्वायर को m स्क्वायर कहता हूं, तो ये हो जाएगा √2gh अपॉन 1 प्लस 2/5 ना, तो ये 7/5 हो गया। ये 5 ऊपर जाके 10 हो जाएगा अपॉन 7।
10/7 रूट GH, 10/7 GH। ये केस है, और आप अगर सॉल्व करते हैं इनका रेशियो तो ये ग्रेटेस्ट आती है। इसका इनर्शिया सबसे ज्यादा है, ये 1 है, इसका k²/r² 1 है, इसका k²/r² 0.5 है, इसका k²/r² 1 है, इसका k²/r² 0.5 है, और इसका k²/r² 0.4 है। इसका इनर्शिया कम है, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी। खैर हम कैलकुलेशन पे ही भरोसा करेंगे, कैलकुलेशन से ही हम इनको बताना चाहेंगे, कोई थ्योरी लगाना नहीं चाहेंगे। हाँ, ये हमने देख लिया कि सॉलिड स्फीयर का k²/r² सबसे कम होता है और रिंग का k²/r² सबसे ज्यादा होता है। बिना कैलकुलेशन के कभी कोई जवाब देंगे नहीं। इतना सा एक फॉर्मूला आपको सीखना है। आपको अगर रोलिंग मोशन की समरी बनाएं, अगर रोलिंग मोशन की समरी बनाएं तो एक तो सबसे पहले वही आ जाता है कि भाई प्योर रोलिंग में VCM = R ओमेगा, यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ वेलोसिटी VCM है जो कि R ओमेगा है, और यहाँ वेलोसिटी 2 VCM है। प्योर रोलिंग में एक तो यही हो गया, और इन जनरल कोई भी पॉइंट हो तो इसकी वेलोसिटी है OP × ओमेगा। ओमेगा सभी का सेम रहता है। ये हो गई एक बात प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग में शायद इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल वो ½ mv² × 1 + k²/r² है, और जो वेलोसिटी है वो है √2gh / 1 + k²/r²। बाकी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, मैथमेटिक्स तो शायद कुछ मोर और लेस ऐसी है। फॉर प्योर रोलिंग VCM = R ओमेगा, दैट इज द बेसिक कंडीशन। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो तो स्मूथ फ्लोर भी प्योर रोलिंग को सपोर्ट करता है, पर इंक्लाइंड प्लेन हो तो उससे सफिशिएंटली रफ होना जरूरी है, पर फिर भी फ्रिक्शन कोई एनर्जी खाता नहीं है। प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन कभी कोई एनर्जी नहीं खाता, इसलिए रफ प्लेन होने के बाद भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। यही तमाम बातें हैं। इसमें एक बस लास्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए आप कि सपोज द अबव बॉडीज हैव सेम मास। In the above question, the bodies have same mass. Which has greatest rotational kinetic energy? Which has greatest rotational kinetic energy? मास सेम है, पहले मास के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। काइनेमेटिक्स में और डायनामिक्स में यही तो फर्क है। काइनेमेटिक्स में फोर्स की बात नहीं होती, मास की बात नहीं होती, सीधे एक्सेलरेशन की बात होती है। तो अब उसने मास की भी बात कर दी। भाई शुरू में जब हम v² = u² + 2as लिखते हैं तो उस फॉर्मूले में तो कभी भी कहीं कोई मास आता नहीं है। तो वेलोसिटी का भी जो फॉर्मूला था √2gh / 1 + k²/r², दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अब वो वर्क आगे चला गया, डायनामिक्स की बात कर रहा है तो आपको फोर्सेस और मासेस और एक्सेलरेशन सब बता देगा। एनीवे, आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, तो आप सीधे सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में मत सोचिएगा। ½ mv² × k²/r², क्योंकि v भी वेरिएबल है और k²/r² भी वेरिएबल है। बेहतर यह है कि आप ये रेशियो निकालिए, रोटेशनल अपॉन टोटल। तो रोटेशनल अपॉन टोटल हो जाएगा ½ mv² × k²/r² अपॉन ½ mv² × 1 + k²/r²। ये और टोटल काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली सब में सेम है। बॉटम पे टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जिसका ये रेशियो सबसे ज्यादा है उसमें रोटेशनल एनर्जी सबसे ज्यादा ही है। वेलोसिटी सबकी अलग अलग है, k²/r² सबका अलग अलग है। तो आप रोटेशनल अपॉन टोटल निकाल के देख लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी विच बिकम्स रोटेशनल, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी which becomes
इसको किसी भी थ्योरी से ना करें, कोई दिमाग ना लगाएं कि k²/r² किसका ज्यादा है, तो कौन ज्यादा रोटेशनल एनर्जी ले जाएगा। कोई भी इंट्यूशन ना करें, कोई भी थ्योरी से इसका अगर आप इसे फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते तो तुरंत सवाल छोड़ दीजिए, बहुत इंटेलिजेंट काम करेंगे आप। अगर थ्योरी लगानी पड़ रही है और कुछ इमेजिन करके आप आंसर दे रहे हैं जिसमें फिजिक्स नहीं है, एक्चुअली जिसमें मैथमेटिक्स नहीं है, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव जाने वाला है। उतना समय आप बचा लीजिए तो अक्लमंदी करेंगे आप। अगर आप ये रिलेट नहीं कर पा रहे तो ये मत सोचो कि यार किसमें k²/r² ज्यादा है, कौन ज्यादा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ले जाएगा। थ्योरी से नहीं करना है सवाल। अब फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी तो सेम है, तो जिसमें ये which becomes rotational, fraction total energy which becomes rotational, बस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका आंसर है k²/r² अपॉन 1 + k²/r²। तो मैं रिंग के लिए अगर ये देखूं, रिंग के लिए ये फ्रैक्शन है 1 + 1, सॉरी ऊपर 1 है, 1 अपॉन 1 + 1, तो 1/2। तो टोटल की 50% रिंग में रोटेशनल होगी और 50% ट्रांसलेशनल होगी। टोटल एनर्जी क्योंकि सेम है ना। अब मैं बात कर रहा हूं सॉलिड सिलेंडर की यानी डिस्क की, तो डिस्क में k²/r² तो आता है 1/2 अपॉन ये आता है 1 + 1/2, तो बेसिकली 1/3 आएगा, 33.33% आएगा। k²/r² होता है इसका 1/2 और ये होता है फिर 1 + 1/2, तो ये 1/3 हो गया बेसिकली। 33% एनर्जी रोटेशनल बन गई, 66 इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रही। हम इसका कोई लॉजिक देना नहीं चाहते थ्योरी से, नहीं तो तुम भी उस थ्योरी से आंसर देने की चेष्टा करोगे पेपर हॉल में, जो कि सर्वथा सर्वनाशकारी होगा। अगर मैथमेटिक्स लगाए बगैर तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सत्यानाश होने वाला है। पूरा 1 साल टॉर्चर का और ट्रॉमा का पूरे परिवार के लिए तुम फिर इनवाइट कर रहे हो। और सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें तो सॉलिड स्फीयर में 2/5 होता है, तो 2/5 अपॉन 1 + 2/5, तो बेसिकली शायद 2/7 हो गया। 2/7, तो पॉइंट लगा लेता हूं, तो 7 3 21% टाइप कुछ आ रहा है। दिस इज 21%। तो रिंग में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है। टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर 10 जूल थी तो रिंग में रोटेशनल है 5 जूल। सॉलिड सिलेंडर में रोटेशनल है 10/3 जूल, 3.33 जूल, और सॉलिड स्फीयर में रोटेशनल है खाली 2 जूल। ये फॉर्मूले जो हैं, बिना फॉर्मूले, सारी बात वही है कि बिना फॉर्मूले के अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो ठीक नहीं है। सो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट इट। एनसीईआरटी के टेक्स्ट में जितना कंटेंट दिया है कम से कम वह पूरा समाप्त होता है। एंड थैंक यू सो मच।